हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सास और जेठानी के बीच फंसी देवरानी। कविता की जेठानी मीना एक सप्ताह के लिए मायके रहने को गई तो उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी जी, आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई कविता की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वो चुभने या बेइज्जत करने वाली बात, कोई भी बात कहें, तुम उस पर ध्यान न देकर चुप ही रहना। कविता, झगड़ा करके तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगी, मीना ने उसे प्यार से समझाया। भाभी, अगर सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। उस स्थिति में तुम वो करना जो मैं करती हूँ। जब तंग आकर तुम जवाब देने को मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतनी जोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि सासू जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें चुप करने का यही तरीका है कि उनसे ज़्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वो तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी। कविता, अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाहें देकर मीना अपने बेटे के साथ स्कूटर में बैठकर बस अड्डे पर चली गई। कविता अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास आरती वहां पहुंच गई। उफ, इस मीना जैसी बददिमाग और लड़ाकी बहू किसी दुश्मन को भी न मिले। अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा, कहकर आरती ने अपनी छोटी बहू से बातें करनी शुरू कर दी। आरती लगातार मीना की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। कविता ने जब चुप रहकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो आरती नाराज होकर बोल पड़ी। अब तू क्यों गूंगी हो गई बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। आप बोलकर मन हल्का कर लो अपना मम्मी। मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। कविता का ये जवाब सुनकर आरती चिढ़ उठी थी। आरती वैसे कविता के घर वालों को कुछ ज़्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता की जाति उनसे ऊंची भी थी और वो सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि अरुण और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल से था। फिर भी कविता और उसके घर वाले आरती को पूरा सम्मान देते थे। आरती को एहसास था कि ज़रा सी जाति ऊंची हुई नहीं या बच्चे अंग्रेजी मीडियम में गए नहीं, उनकी नाक ऊंची हो जाती है। आटा गूंदने का काम बीच में रोककर वो उसे तीखी आवाज में सुनाने लगी। अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो बहू। अगर बड़ी की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुख ही नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर कविता ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेले ही बोलते हुए आरती आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रही। भाभी होती तो 1 मिनट में इन्हें दोगुना ज़्यादा बातें सुनाकर चुप कर देती। पूरे 7 दिन में अकेली कैसे झेलूंगी इन्हें? ऐसे विचारों में उलझ कविता चुप रहकर अपना खून फूंकती रही। कविता ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी तब तक आरती ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना ना खाने के लिए भूख ना होने का बहाना बनाया, पर आरती ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा ही परोस लिया था। खाना खाते हुए आरती ने कविता के मायके वालों का वार्तालाप का विषय बनाया। वो उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में कविता भी अपनी नाराजगी भुलाकर उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर वो आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी थी कि मुझे अपनी तरफ करने को वो आज कितना मीठा बोल रही थी। लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को आरती ने कविता के लिए स्विगी से गरम समोसे और चाय मंगवाई। आरती ने अपने मोबाइल पर सब ऐप डाउनलोड कर रखे थे और बेटे के कार्ड से कनेक्ट थे, इसीलिए पेमेंट की कोई दिक्कत तो थी ही नहीं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश जारी रखी तो कविता का मन अंदर से खिन्न सा बना रहा। कुछ देर बाद आरती ने
अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल मनोज ज़्यादा पीने लगा है और पीकर अंजू से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूँ। अरुण और तुमसे मनोज की अच्छी पड़ती है। तुम दोनों उसे समझाना कि वो शराब कम पिया करे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार आरती असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी। जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं करती। तेज माँ की तेज बेटी दुख तो पाएगी ही। ऐसी बातें सोचते हुए कविता ने अपने आप को जब ज़्यादा खुश महसूस नहीं किया तो मन ही मन उसे हैरानी हुई। अंजू दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर लें तो जीजाजी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा मम्मी। कविता के मुंह से निकले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच अंजू के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया। उस रात सोने से पहले कविता को शादी के बाद गुजरे 4 महीनों में पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती है। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफ़ी नज़दीक भी महसूस किया। सास बहू के संबंधों में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद कविता ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठे ही किया। दोपहर के खाने में आरती ने बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद कविता सोफे पर और आरती तखत पर आराम करने को ड्राइंग रूम में ही लेट गईं। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने का नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ रिलायंस फ्रेश गईं। आरती ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर उसे दिया, पर कविता को उनकी बातें उस शाम बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करते देख कविता के पति अरुण ने उसे छेड़ा। माँ ने तुम्हें ऐसे क्या लालच दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? ये चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने को आपकी माताजी मुंह में गुड़ रख कर मुझसे बोल रही हैं। मीना भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ से ये सब नाटक चल रहा है। कविता ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अरुण को जानकारी दी। किसी भी बहाने से सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। तुम तीनों के रोज शाम को सूजे मुंह देखकर दिमाग भन्ना जाया करता था। भाभी के लौटने पर स्थिति फिर बदल जाएगी सरकार। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखने का मजा बस कुछ दिनों तक का ही और ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर कविता खुद ही ठहाका मारकर हंसी तो अरुण बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को अंजू और मनोज के साथ सबका समय बड़ा अच्छा गुजरा। आरती अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चूकी थी। ननद भाभी पहली बार खुलकर हंसी बोली। माँ बेटी दोनों ने कविता का काम में पूरा हाथ बटाया। अगले दिन आरती ने कविता के साथ एक सहेली की तरह गपशप की। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियाँ उसे सुनाईं। अपनी सास के सामने मैं तो ज़ोर से सांस भी नहीं ले सकती थी। बहू सुबह 4 बजे उठकर के नल से 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था। फिर नहा धोकर पूरे 8 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता था। घर का काम देर रात को खत्म होता। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वो लोग तब हाल ही में गांव से कस्बे में आए थे और आरती की सास यानी अरुण के दादा दादी रीति रिवाज मानो संदूक में पैक करके लाए हों। आरती को एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। आरती ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बढ़ाई कर रही हो। कविता ने भी शादी से पहले अपनी जिंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उन्हें सुनाई। इसमें कोई शक नहीं कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गई थी। मीना की वापसी होने से एक दिन पहले आरती ने कविता को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो बहू, बस
तुम मीना के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी शह पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखता है। उसकी तरह अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली, तब मेरी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। मम्मी, आप प्लीज़ आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए कविता की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात कविता को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में चक्कर काटे जा रहे थे। नज़दीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं निकली जैसी मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। मीना भाभी तो पहले दिन से मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही हैं। जब इन दोनों के दिल में कोमल भावनाएं मौजूद हैं तो इनके आपसी संबंध इतने खराब क्यों हैं? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा था वो सप्ताह भर में किन कारणों से गायब हो गया है? घर में बना सुख शांति का माहौल क्या मीना भाभी के लौट आने पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है? ऐसे सवालों के सही उत्तर पाने के लिए कविता ने देर रात तक माथापच्ची की। अगले दिन रविवार की सुबह मीना अपने बेटे के साथ सुबह सुबह 10 बजे के करीब घर लौटी और घंटे भर बाद ही आरती और उनके बीच तेज लड़ाई हो गई। मीना की कमर में सफ़र के दौरान झटका लग जाने से दर्द हो रहा था। वो काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो आरती ने उसे बहुत सारी जली कटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज़ में बहुत जोर से डांटा, तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। आरती ने रसोई में आकर कविता से मीना की बुराई करनी शुरू कर दी। बहू, देखा कितनी लंबी जबान है इसकी। मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला कर लिया है। कविता ने कोई प्रतिक्रिया दर्शाने के बजाय उनसे सहज स्वर में पूछा, मम्मी, आज अरहर की दाल बना लें? देख लेना, एक दिन टेंशन के मारे मेरे दिमाग की कोई नस ज़रूर फट जाएगी। आप इस पतीले में दाल निकालो, तब तक मैं दही जमा देती हूँ। आरती ने एक बार तो उसे गुस्से से घूरा, पर फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले बिना डब्बे से दाल निकालने के काम में लग गई। शायद नाराज़ हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात नहीं की। कविता जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर मीना के कमरे में गई तो उसने आरती के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना मंजूर है, पर अब मैं इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी। अब गुस्सा थूक कर ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो? कविता ने वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने भी गईं या सारा समय घर पर ही नहीं? अभी मुझसे कुछ मत पूछ कविता। तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी हो तो देना। शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? ज़रूर चलूँगी भाभी। आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। कविता को मीना ने अजीब सी नज़रों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली सी लग रही थी। वो उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती उससे पहले ही कविता कमरे से बाहर चली गई। आरती और मीना ने बहुत कोशिश की, पर कविता के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण वो दोनों ही शाम तक ये सोचकर उससे नाराज रहीं कि वो हाँ में हाँ न मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। आरती और मीना के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर कविता का मन जरा से भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहले की तरह न उसे सिरदर्द ने सताया, न भूख और नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को मीना भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वो और आरती दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थी। एक ही अनुपस्थिति में जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू करती तो कविता फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में आरती और मीना के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं होने पाई। कुछ देर बाद तो वो दोनों आपस में सीधे बात भी करने लगीं। तो उनकी नज़रों से छिपकर कविता प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर रात तक जागकर वो जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर चलते हैं, पर उनकी चर्चा
कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैर भाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वाले को रस तो आता है, पर ये रस आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होगी, मैं फौरन कोई और बात आरंभ कर दिया करूंगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके कविता देर रात को सोई और आज अपने मन को प्रसन्न व हल्की फुल्की अवस्था में पाकर वो अपने फैसले पर उसके सही होने की मोहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।